बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। हम पिछले अध्यायों में वनों और चरागाहों के साथ साथ इन स्रोतों से रोजी रोटी अर्जित करने वालों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमने झूम खेती करने वाले चरवाहों और जनजातीय समूह के बारे में भी पढ़ा। हमने देखा कि कैसे आधुनिक सरकारें वनों और चारागाहों पर नियंत्रण कर रही हैं और इन पाबंदियों से इन संसाधनों पर आश्रित लोगों पर क्या असर हुए। यहाँ हम अलग अलग देशों के खेतीहर समुदायों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंग्लैंड के छोटे किसान कॉटेजर, अमेरिका के गेहूं उत्पादक और बंगाल के अफीम उत्पादक किसान, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आधुनिक खेती की शुरुआत का विभिन्न देहाती समुदायों पर क्या असर हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे कि विश्वव्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने पर दुनिया के अलग अलग इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इन स्थानों की तुलना से हम ये जान पाएंगे कि इन जगहों का इतिहास अलग होने के बावजूद भी एक प्रक्रिया के रूप में मिलता जुलता रहा है। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। 1 जून 1830 इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किसान के बाड़े में अचानक रात को आग लग गई और पुआल के साथ उसका पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। इसके बाद दूसरे जिलों में भी इस तरह की घटनाएं हुई, जिसमें कहीं सिर्फ पुआल जल जाती और कहीं पूरा फार्म हाउस। 28 अगस्त 1830 को इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों द्वारा एक थ्रेशिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला और तोड़फोड़ की ये घटनाएं पूरे इंग्लैंड में होने लगी, जिसमें लगभग 387 शेडिंग मिलें तोड़ी गई। साथ ही किसानों को इन मशीनों के उपयोग के बंद करने के लिए धमकी भरे पत्र मिलने लगे, जिसमें कारण लिखा होता था कि इन मशीनों के कारण मेहनत कशों की रोजी रोटी छिन रही है। इस तरह के ज्यादातर खेतों पर कैप्टन स्विंग के नाम से किसी आदमी के दस्तखत होते थे। इसके बाद ज़्यादातर ज़मींदारों को ये खतरा लगने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर भी हमला ना कर दें, और इसी चक्कर में बहुत सारे ज़मींदारों ने अपनी मशीनें खुद ही तोड़ दी, जिसके जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई की और जिन लोगों पर शक था कि वह दंगे में लिप्त हैं उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार किया। और 1976 में लोगों पर मुकदमा चला, 9 को फांसी दी गई और 505 लोगों को देश निकाला दिया गया, जिनमें से 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लगभग 644 लोगों को बंदी बनाया गया। इन खेतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मिथक नाम था। खुले खेत और कॉमन्स। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में बहुत नाटकीय बदलाव हुए। पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी खुला खुला रहा करता था और वहाँ ना तो ज़मीन भूस्वामियों की कोई निजी संपत्ति थी, ना ही उसकी बाड़ाबंदी की गई थी। किसान भी अपने गांव के आसपास की ज़मीन पर फसल उगाते थे और साल की शुरुआत में भी एक सभा बुलाई जाती थी, जिसमें गांव के हर आदमी को ज़मीन के टुकड़े आवंटित किए जाते थे। ज़मीन के टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे और कई जगह बिखरे होते थे, लेकिन कोशिश की जाती थी कि हर किसान को अच्छी और ख़राब दोनों तरह की ज़मीन मिले। खेती की ज़मीन के अलावा एक साझा ज़मीन होती थी जिसे कॉमन्स कहा जाता था। कॉमन्स की साझा ज़मीन पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। यहाँ वे अपने मवेशी भेड़ बकरियाँ चराते थे, साथ ही जलावन की लकड़ी बीनते थे और खाने के लिए कंद मूल फल इकट्ठा करते थे। वे जंगल में शिकार करते थे और नदियों ताल तलैयों में मछली पकड़ते थे। गरीबों के लिए तो ये साझा ज़मीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन थी, जिसके बल पर वह लोग अपनी कम कमाई में भी कमी पूरी करते और अपने जानवरों को पालते। जब किसी साल फसल चौपट हो जाती तो यही ज़मीन उन्हें संकट से बचाती थी। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साझी ज़मीन की अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से बदलने लगी थी। 16वीं शताब्दी में जब उनके नाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे, तब संपन्न किसान भी लाभ कमाने के लिए उनका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे, जिसके लिए उन्हें भेड़ों की नस्ल सुधारने और बेहतर चारागाहों की ज़रूरत महसूस हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि साझा ज़मीन को काट छाँट कर घेरना शुरू कर दिया गया, ताकि एक की संपत्ति दूसरे की साझा ज़मीन से अलग हो जाए, और वहाँ ज़मीन पर झोपड़ी डालकर रहने वाले ग्रामीणों को बाहर निकाल दिया गया और बाड़ाबंद खेतों में उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया। यहीं से बाड़ाबंदी की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक आंदोलन की रफ्तार काफ़ी धीमी रही। भूस्वामियों ने ही अपनी पहल पर बाड़ाबंदी की और उसके पीछे किसी राज्य है या चर्च का हाथ नहीं था। लेकिन 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया और इसने इंग्लैंड के भूदृश्य के स्वरूप को ही बदल दिया। 1750 से 1850 के बीच 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बाड़े लगाए गए। ब्रिटेन के संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता प्रदान की और इसके लिए 4000 कानून पारित किए गए। अनाज की बढ़ती मांग। ज़मीन को ऐसे जल्दबाजी में बाड़ाबंद किए गए और ये नए बाड़े पुराने बाड़े से भिन्न थे। यहाँ 16वीं शताब्दी में बाड़ों में भेड़ पालन का विकास किया गया था। वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी का उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना हो गया था और इसका संदर्भ भी अलग था, क्योंकि एक
नए दौर का सूचक था। 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ी। 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी, जो 1850 में 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ तक जा पहुंची। और अब इसका मतलब ये था कि ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है। इसी दौर में इंग्लैंड का औद्योगिकरण भी होने लगा था और बहुत सारे लोग रहने और कमाने लगे थे। गाँव से शहरों की ओर रुख करने लगे थे। खाद्यान्नों के लिए वह बाजार पर निर्भर होते थे और इस तरह जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ी वैसे वैसे खाद्यान्नों का बाजार भी फैलता गया और उनकी मांग के साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसकी वजह से यूरोपीय खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार बाधित हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में खाद्यान्न के दाम आसमान छूने लगे और इसी से उत्साहित होकर भूस्वामी अपनी बाड़ाबंद जमीन में बड़े पैमाने पर अनाज उगाने लगे और अपनी तिजोरियां भरने लगे। इसके साथ ही उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव भी डालना शुरू कर दिया। बाड़ाबंदी का युग इंग्लैंड के इतिहास में 1780 का दशक पहले के किसी भी दौर से ज़्यादा नाटकीय दिखता है। इससे पहले अक्सर ये होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट गहरा जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तेज़ी से आबादी में वृद्धि हुई उसी हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की तेज़ रफ्तार के बावजूद 1886 में खाद्यान्न की अपनी ज़रूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा कर रहा था और बाकी का आयात किया जा रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई ये वृद्धि खेती की तकनीक किसी नए बदलाव के कारण नहीं थे, बल्कि सिर्फ ये हुआ कि खेती नई जमीन पर होने लगी। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली जमीन और चौराहों को काट छांट कर बड़े बड़े खेत बना लिए। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं सदी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों में किसान शलगम और तिपत्तिया घास क्लोवर की खेती करने लगे थे। किसानों को जल्दी एहसास हो गया कि इन फसलों से ज़मीन की पैदावार बढ़ती है और शलगम को पशु भी बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए वे शलगम और तिपत्तिया घास की खेती नियमित रूप से करने लगे। बाद के अध्ययन से यह पता चला कि इन फसलों से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी। वास्तव में जब ज़मीन पर लगातार खेती होती है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण ज़मीन की उर्वरता भी कम हो जाती है। शलगम और तिपत्तिया घास की खेती से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती है और ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगे थे। अब बाड़ाबंदी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा था और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल के फसलें बोने लगे थे। बाड़ाबंदी से अमीर भूस्वामियों को अपने बाजार के लिए पहले से ज़्यादा उत्पादन करने की सहूलियत मिली। चलिए देखें गरीबों की हालत क्या थी। बाड़ाबंदी से भूस्वामियों की तिजोरियां भर गई थी, लेकिन जो गरीब लोग थे और कॉमन्स पर आश्रित थे उनका क्या हुआ, चलिए देखें। बाड़े लगाने से बाड़े के भीतर की जमीन भूस्वामी की निजी संपत्ति बन जाती थी और गरीब अब उस पर ना तो जंगल से जलावन की लकड़ी बटोर सकते थे और ना ही साझा जमीन पर अपने पशु चरा सकते थे। ना ही तो वे सेब या कंदमूल बीन सकते थे, ना ही गोश्त के लिए शिकार कर सकते थे। अब उनके पास फसल कटाई के बाद बची ठूंठों को बटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था। हर चीज़ पर जमींदारों का कब्जा हो गया था। हर चीज़ बिकने लगी और वह भी बहुत ऊंची कीमतों पर, जिन्हें गरीबों के खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी। जहाँ कड़ी बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खासतौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों काउंटियों में गरीबों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म हो गए। गरीब अपने अधिकारों से वंचित और ज़मीन से बेदखल होकर नए नए रोजगार की तलाश में दर दर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों से वे दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे। मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहाँ खेतीहर मजदूरों की भारी मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल रहा था। पुराने ज़माने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहकर मालिकों के साथ खाना खाते और साल भर उनकी सेवा टहल करते थे। ये रिवाज 1800 तक आते आते समाप्त होने लगा और अब मजदूरों को काम के बदले दिहाड़ी भी दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था। जमींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाड़ी में कटौती करने लगे। काम अनिश्चित, रोजगार असुरक्षित और आय अस्थिर हो गई। वर्ष के बड़े हिस्से में गरीब रोजगार रहने लगे।
चलिए देखें थ्रेशिंग मशीनों के आगमन से क्या हुआ। जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए था, उन दिनों खाद्यान्न के भाव काफ़ी ऊंचे थे और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई नई आई थ्रेशिंग मशीनों को खरीदना शुरू किया। काश्तकार अक्सर मजदूरों के आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे। उन्हें लगा कि मशीनों से मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद सारे सैनिक अपने गांव और खेत खलिहान वापस लौट आए और उन्हें नए रोजगार की ज़रूरत थी। लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा और उनके दाम कम हो गए और कृषि मंदी छा गई। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेती की ज़मीन को कम करना शुरू किया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी और संख्या भी कम करना शुरू की और गरीब और बेरोजगार लोग काम की तलाश में गांव-गांव भटकने लगे। जिनके पास कोई अस्थायी सा काम होता था, उन्हें भी आजीविका खो जाने की आशंका बनी रहती थी। और इसी दौर में देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे भी फैले। गरीबों की नज़र में थ्रेशिंग मशीन एक बुरे वक्त की निशानी बनकर रह गई। रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर। चलिए देखें कि कैसे अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी ब्रेड बास्केट के रूप में उभरा और इन बदलावों का अमेरिका के ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में साझा जमीन को बाड़ाबंद किया जा रहा था, उसी समय अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था। यहाँ 80 करोड़ एकड़ भूमि जमीन जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उग सकती थी। हम चित्र में देखकर पता लगा सकते हैं कि वहाँ उस समय कितनी प्राकृतिक हरियाली थी। उस समय अमेरिकी भूदृश्य का ज़्यादातर हिस्सा श्वेत अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं था। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी बसावट पूर्वी तट की एक छोटी संकीर्ण पट्टी तक ही सीमित थी और उस समय जगह जगह अमेरिका के मूल निवासियों के बड़े बड़े समूह मिलते थे, जिनमें से कुछ घुमंतू थे और कुछ स्थायी रूप से रहने वाले थे। बहुत सारे समूह सिर्फ शिकार करके, खाद्य पदार्थ बीन कर और मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे, जबकि कुछ मक्का, फलियों, तंबाकू और कुम्हड़े की खेती किया करते थे। अन्य समूह जंगली पशुओं को पकड़ने में माहिर थे और 16वीं सदी से ही वन बिलाव का फर यूरोपीय व्यापारियों को बेचते रहे थे। नीचे दिए गए चित्र में हम विभिन्न कबीलों की स्थिति को देख सकते हैं। 20वीं सदी आते आते यह भूदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए थे और उन्होंने वहां की जमीन को कृषि योग्य बना लिया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने मूल कबीलों को उनकी जगहों से विस्थापित करके अलग अलग खेतीहर इलाके बना लिए थे। कृषि उत्पादन के विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी। अमेरिका में कृषि विस्तार का संबंध खेतों के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर बसने से गहरे रूप में से जुड़ा था। 1775 से 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। थॉमस जेफरसन के 1800 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने तक लगभग 7 लाख श्वेत दर्रों के रास्ते अपलेशियन पठारी क्षेत्र में जाकर बस चुके थे। पूर्वी तट से देखने पर अमेरिका संभावनाओं से भरा दिखता था। वहाँ के बियाबानों को कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता था। जंगल से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जा सकता था। खाल के लिए पशुओं का शिकार किया जा सकता था और पहाड़ियों से सोने जैसे खनिज पदार्थों का दोहन किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब ये था कि पहले यहाँ के निवासियों को निकाल कर बाहर करने की ज़रूरत थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी नदी के पार और बाद में और भी पश्चिम की तरफ खदेड़ना शुरू किया और इस प्रक्रिया में कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। मूल निवासियों का जनसंहार किया गया और उनके गांव जला दिए गए। इंडियनों ने प्रतिरोध किया, कई लड़ाइयों में जीते भी, लेकिन अंततः उन्हें समझौता संधियाँ करनी पड़ी और अपना घर बार छोड़कर पश्चिम की तरफ बढ़ना पड़ा। मूल निवासियों की जगहों पर नए प्रवासी बसने लगे और प्रवासियों की लहर पर लहर आती गई। 18वीं शताब्दी के पहले दशक तक ये प्रवासी अल्पेशियन पठार में बस चुके थे और 1820 से 1850 के बीच उन्होंने मिसिसिपी की घाटी में भी पैर जमा लिए। उन्होंने जंगलों को काट जलाकर, ठूंठ उखाड़ कर खेत और घर बना लिए। फिर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाया करके बाड़े लगा दी और ज़मीन पर वह मक्का और गेहूं की खेती करने लगे। शुरुआती वर्षों में उस उर्वर ज़मीन पर किसानों की अच्छी फसलें हुई, लेकिन जैसे ही एक जगह ज़मीन की पैदावार घट जाती, तब किसान कहीं बेहतर ज़मीन की तलाश में नई जगह चले जाते थे। नदी के पास स्थित विशालकाय मैदानों में प्रवासी आबादी का प्रसार 1860 के बाद की घटना है। बाद के दशकों में यह समूचा क्षेत्र अमेरिका के गेहूं उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र बन गया। गेहूं उत्पादन करने वाले किसान
19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका के गेहूं उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई और इसी दौरान अमेरिका की शहरी आबादी भी बढ़ती गई। निर्यात बाजार भी दिनों दिन फैलता गया और मांग बढ़ने के साथ गेहूं के दामों में भी उछाल आ रहा था। इससे उत्साहित होकर किसान गेहूं उगाने की तरफ झुकने लगे। रेलवे के प्रसार से खाद्यान्नों को गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से निर्यात के लिए पूर्वी तट पर ले जाना आसान हो गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक गेहूं की मांग में और भी वृद्धि हुई तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं के विश्व बाजार में भारी उछाल आया और उसी गेहूं की आपूर्ति पर रोक लगने के बाद गेहूं के लिए यूरोप अमेरिका पर ही आश्रित था। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने किसानों से वक्त की पुकार सुनने का आह्वान किया और कहा, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं की हमें जंग जिताएगा। 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती हो रही थी, जबकि 9 साल बाद बढ़कर गेहूं उत्पादन का क्षेत्रफल 7.5 करोड़ एकड़ हो गया, जो लगभग 65% ज़्यादा था, जिनमें से ज़्यादातर वृद्धि विशाल मैदान ग्रेटर प्लेन्स में हुई थी, जहां हर रोज़ नए क्षेत्रों को जोता जा रहा था। गेहूं उत्पादन बहुधा बड़े किसानों के कब्जे में ही था और कई किसानों के पास तो 2-3 हज़ार एकड़ ज़मीन तक होती थी। गेहूं उत्पादन में हुई यह असाधारण वृद्धि नई तकनीक का परिणाम थी। 19वीं शताब्दी में नए प्रवासी जैसे जैसे नई ज़मीन को अपने कब्जे में लाते गए, वैसे वैसे उन्होंने नई ज़रूरतों के मुताबिक अपनी तकनीक में भी बदलाव किए। जब वे लोग मध्य पश्चिम के घास के मैदानों में पहुंचे तो उनके वे साधारण हल बेकार साबित हुए जिनका वे पूर्वी तट पर इस्तेमाल करते आए थे। यहाँ के मैदान घनी घास से ढके थे, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। इस सख्त ज़मीन को तोड़ने के लिए कई तरह के हल विकसित किए गए। स्थानीय स्तर पर विकसित इन हलों में कुछ हल 12 फुट लंबे होते थे और इनका अगला हिस्सा छोटे छोटे पहियों पर टिका होता था और उन्हें 6 बैल या घोड़े खींचते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विशाल मैदानी क्षेत्र के किसान इस सख्त ज़मीन को ट्रैक्टर और डिस्क हलों की मदद से गेहूं की खेती करने के लिए तैयार करने में जुटे रहे। फसल पकने के बाद उसकी कटाई का नंबर आता था। 1830 के पहले फसल कटाई के लिए हंसिए का इस्तेमाल होता था, जिसे सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर करते थे। लेकिन 1831 में साइरस मैकॉर्मिक ने एक ऐसे औजार का आविष्कार किया जो एक ही दिन में इतना काम कर देता था जितना कि 16 आदमी हंसियों के साथ कर सकते थे। इस तरह 20वीं शताब्दी के शुरू होते ही अमेरिका के ज़्यादातर किसान फसल काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करने लगे। इन मशीनों की सहायता से 500 एकड़ के खेत की कटाई का काम सिर्फ 2 सप्ताह में ही निपटाया जा सकता था। विशाल मैदानों के अमीर किसानों के लिए ये मशीन बहुत उपयोगी बन गई। गेहूं के दाम आसमान छूने लगे थे, उसकी मांग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन मशीनों से ज़मीन के बड़े टुकड़ों पर फसल काटने, ठूंठ निकालने, घास हटाने और ज़मीन को दोबारा खेती के लिए तैयार करने के लिए बहुत आसानी हुई। ये सारा काम मशीनें बहुत जल्दी कर लेती थी, जिसके लिए मानव श्रम की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी। विद्युत से चलने वाली मशीन इतनी उपयोगी थी कि इनकी सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा करते थे। चलिए देखें उस समय गरीब जनता की क्या हालत थी। गरीब किसानों के लिए ये मशीनें बर्बादी बन गई थी। बहुत सारे किसानों ने मशीनों को इस उम्मीद से के साथ खरीदा था कि गेहूं के दामों में पहले जैसी तेजी बनी रहेगी। इन किसानों को बैंक आसानी से ऋण दे देते थे, लेकिन ऋण चुकाना मुश्किल काम होता था। ऋण न अदा कर पाने के कारण बहुत सारे किसानों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था, जिसका मतलब ये होता था कि नए सिरे से काम की तलाश करनी पड़ती थी। लेकिन इस काल में रोजगार बहुत मुश्किल से मिल पाता था। बिजली चालित मशीनों के आगमन से मजदूरों की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई थी और इसके साथ ही 1920 के दशक के मध्य तक 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों की आर्थिक तेज़ी खत्म हो चली थी। महायुद्ध के बाद हालत ये हो गई थी कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा था, लेकिन उसके खरीदार नहीं मिलते थे। ज़्यादातर किसानों के लिए ये संकट का समय था। गेहूं के भंडार बढ़ते जा रहे थे और गोदाम खाद्यान्नों से भरा रहता था और हालत ये हो गई थी कि गोदाम में रखे खाद्यान्नों को पशुओं को खिलाना पड़ता था। गेहूं के दाम गिरने से आयात बाजार पूरी तरह गिर गया था। 1930 के दशक की जिस महामंदी का अक्सर जिक्र होता है, उसके पीछे यही परिस्थितियां काम करती थीं। इस मंदी का असर हर जगह दिखता था। रोटी की टोकरी से रेत के टोकरे तक अमेरिका का सफर कैसा रहा, चलिए देखें। विशाल मैदानों में गेहूं की सघन खेती से कई समस्याएं पैदा हुई। 1930 के दशक में दक्षिण के मैदानों में रेतीले तूफान आने शुरू हो गए। इन तूफानों की ऊंचाई 7000 से 8000 फीट होती थी। गंदले कीचड़ के रूप में आने वाले तूफानों से चारों तरफ तबाही फैल जाती थी। 1930 का पूरा दशक इन तूफानों से आक्रांत रहा और इस काल में कोई ऐसा दिन या वर्ष नहीं रहा जब इन रेतीले तूफानों ने तबाही नहीं मचाई।
जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगता, रेत के ये तूफान शहरों और खेतों को चारों तरफ से घेर लेते और तूफान के समय सब अंधकारमय हो जाता था। फेफड़ों में धूल और कीचड़ भरने से पशु भारी संख्या में मरने लगे थे। रेतीले तूफानों से खेत के खेत पट जाते थे और उनकी मेंढ रेत में गुम हो जाती थी। ये रेत नदी की सतह पर इस कदर जम जाती थी कि मछलियां सांस तक नहीं ले पाती थी। मैदानों में हर तरफ चिड़ियों और पशुओं की हड्डियां ही बिखरी दिखाई देती थी। 1920 के दशक में गेहूं के उत्पादन में क्रांति लाने वाले ट्रैक्टर और मशीन रेत के ढेरों में फंसकर बेकार हो गए थे। ये मशीनें इस हद तक खराब हो चुकी थी कि उनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी। रेतीले तूफानों का कारण क्या था, चलिए देखें। तूफानों का एक कारण तो 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों में पड़ने वाला सूखा था। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण तापमान बढ़ गया था, लेकिन रेत के ये सामान्य तूफान काले भयानक तूफान का रूप इसलिए ले पा रहे थे क्योंकि जमीन के एक विशाल हिस्से पर लगातार खेती करने के कारण जमीन की ऊपरी परत काफी हद तक टूट गई थी और उस पर घास का नामो निशान नहीं था। 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में गेहूं पैदा करने वाले किसानों ने जमीन के हर संभव हिस्से से घास साफ कर दी थी। ये किसान ट्रैक्टरों की सहायता से इस जमीन को गेहूं की खेती के लिए तैयार कर रहे थे। रेतीले तूफान इसी असंतुलन से पैदा हुए थे। ये सारा क्षेत्र रेत की एक विशालकाय कटोरे में बदल गया था, यानी खुशहाली का सपना एक डरावनी हकीकत बनकर रह गया था। प्रवासियों को लगता था कि वह सारी जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसे गेहूं की लहराती फसल में बदल देंगे और करोड़ों में खेलने लगेंगे। लेकिन 30 के दशक में उन्हें ये बात समझ आ गई कि पर्यावरण के संतुलन का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। भारतीय किसान और अफीम की खेती। चलिए भारत में चलकर देखें कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति थी। हमें पता है कि प्लासी के युद्ध 1757 के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज स्थापित हो गया था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आमूल बदलाव आए। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था। सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भू राजस्व लगान की एक नियमित व्यवस्था करना चाहती थी, जिस नीति के तहत राजस्व की दर तथा खेती के जोत बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे जंगल और जगह कम होने लगे और किसानों और चारागाहों पर आश्रित समुदायों को इसके चलते कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता के कानूनों के तहत किसान जंगलों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक साधनों के ऊपर पाबंदियां लगा दी थी और किसान के ऊपर लगान जमा करने का दबाव हमेशा ही रहता था। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई नई फसलें उगनी शुरू हुई। शताब्दी के आरंभिक वर्षों में नील जैसी फसलों की खेती अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फलस्वरूप शुरू हुई थी। शताब्दी का अंत होते होते यहाँ के किसान गन्ना, कपास, जूट, पटसन, गेहूं और अन्य ऐसी ही निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे, जो कि यूरोप के शहरी आबादी और इंग्लैंड स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैदा की जा रही थी। भारतीय किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव हम अफीम की खेती के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। खेतीहर लोगों पर औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव हुआ, इससे हम ये भी जान सकेंगे और साथ ही ये भी जान सकेंगे कि उपनिवेशों में बाजार व्यवस्था किस तरह काम करती थी। चाय का शौक, चीन के साथ व्यापार। भारत में अफीम के उत्पादन का इतिहास चीन और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यवहार से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा है। 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीदकर इंग्लैंड में बेचा करती थी। चाय की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ चाय का व्यापार दिनों दिन महत्वपूर्ण होता गया। 1785 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ पाउंड चाय का आयात किया जा रहा था, जो कि 1830 तक आते आते 3 करोड़ पाउंड तक पहुंच गया और असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार से ही होने लगा। इस व्यापार की एक समस्या थी कि इंग्लैंड में समय ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता था जिसे चीन के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। चीन का मंचू शासक विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। शासकों की यह भय था कि व्यापारी स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया करेंगे और शासकों की सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मंचू शासक विदेशी वस्तुओं के लिए चीन के दरवाजे खोलने के पक्ष में नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिम के व्यापारियों के लिए चाय के व्यापार को जारी रखना व्यापार संतुलन के लिए बड़ी समस्या बन गई थी। व्यापारी चाय के बदले चांदी के सिक्के बुलियन दिया करते थे। चांदी के निर्यात को इंग्लैंड में निगाह से नहीं देखा जाता था, क्योंकि एक तरह से यह खजाना खाली करना था।
इंग्लैंड में ये चिंता का विषय बन गई थी। साथ ही लोगों में ये भावना घर कर गई थी कि खजाना खाली होने से देश में गरीबी फैल जाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। इसी कारण व्यापारी चांदी के सिक्के का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वे एक ऐसी वस्तु की तलाश में थे जिसे चीन के बाजार में बेचा जा सके, और ऐसा ही एक उत्पाद अफीम था। चीन में अफीम की शुरुआत 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन अफीम को औषधि के रूप में देखा जाता था। बहुत सी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता था। चीन के शासक इनकी लत को लेकर चिंतित थे। वहाँ औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगी थी, लेकिन राज की पाबंदी के बावजूद 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम के व्यापारियों ने अफीम का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया। पश्चिमी व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां से स्थानीय एजेंटों के जरिए देश के आंतरिक हिस्सों में भेज देते थे। 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेट अवैध रूप से जा रहे थे, जो कि 15 साल बाद गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाली अफीम का मात्र 35,000 क्रेट का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इस तरह ये हुआ कि जहां इंग्लैंड में चीन से आयात की गई चाय उनकी जुबान पर चढ़ने लगी थी, वहीं चीन की जनता अफीम की लत का शिकार होने लगी थी, और ये लत समाज के सभी वर्गों जैसे दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग, उच्च वर्ग और भिखारियों तक में फैल गई। 1849 में कैंटन के विशेष आयुक्त लिन जेशू के अनुसार चीन में 40 लाख लोग अफीम का सेवन कर रहे थे। कैंटन में रहने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर के मुताबिक लगभग 1 करोड़ लोग 20 लाख अफीम के आदी हो चुके थे। एक तरफ जहां चीन अफीमचियों का देश बन चुका था, वहीं इंग्लैंड का व्यापार दिनों दिन प्रगति कर रहा था। अफीम के अवैध व्यापार से हासिल की गई इस राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। चलिए देखें कि अंग्रेज व्यापारी अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे। अफीम के व्यापार में भारतीय किसानों की भूमिका यहीं से शुरू होती है। बंगाल में विजय के बाद अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन पर अफीम की खेती शुरू की, और जैसे जैसे चीन में अफीम का बाजार बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों से अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। 1767 के पहले भारत से केवल 500 पेटी 2 मन के बराबर ही अफीम निर्यात की जाती थी, लेकिन सिर्फ 4 वर्षों के भीतर ये मात्रा 3 गुना बढ़ गई, और 100 वर्षों बाद अर्थात 1870 आते आते तो सरकार हर वर्ष लगभग 50,000 पेटी की अफीम का निर्यात करने लगी थी। दिनों दिन इस बढ़ते व्यापार को कायम रखने के लिए अफीम की मांग को बढ़ाना आवश्यक था, लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि किसानों को अफीम की खेती के लिए तैयार करना आसान नहीं था। किसान अफीम बोने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कई कारण थे। सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वर ज़मीन पर करनी होती थी, और ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीन जो गांव के पास पड़ती थी, जबकि आमतौर पर ऐसी उपजाऊ ज़मीन पर किसान दाल पैदा किया करते थे। अच्छी और उर्वर ज़मीन पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धोना था। उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वर ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ता था, और ख़राब ज़मीन में दालों का उत्पादन न सिर्फ अनिश्चित था, बल्कि उसकी मात्रा भी कम होती थी। दूसरा कारण था, बहुत सारे किसानों के पास ज़मीन ही नहीं थी, और अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को स्वामियों को लगान देनी पड़ती थी। वहीं भूस्वामियों से बटाई पर ली गई ज़मीन पर अफीम उगाते थे, और गांव के पास की ज़मीन की लगान बहुत ऊंची रखती थी। तीसरा कारण था, अफीम की खेती बहुत मुश्किल से होती थी। अफीम के पौधों को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। किसान अफीम बोने के बाद दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। फिर अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी, और किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा साबित हो रहा था। चलिए देखें कि भारतीय किसानों को अफीम के लिए किस तरह राजी किया गया। किसानों को अफीम की खेती करने के लिए अग्रिम रकम दी जाती थी। बंगाल और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों की एक बड़ी जमात ऐसी भी थी जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी। भूस्वामी का कर्ज चुकाने के लिए या अपने भोजन और वस्त्र का प्रबंध करने के लिए उन्हें हमेशा मुश्किल हुआ करती थी। 1780 के बाद गाँव के मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम राशि देने लगे। ऋण की सुविधाएं किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर आईं। ऋण की सुविधा के चलते किसान न केवल अपनी तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे, बल्कि पहले से लिए गए कर्ज को भी अदा कर सकते थे। लेकिन इस ऋण व्यवस्था के साथ एक खराबी थी कि ऋण लेते ही किसान गांव के प्रधान और सरकार के बंधुआ हो जाते थे। इन किसानों तक ये रकम अफीम के सरकारी एजेंट द्वारा पहुंचती थी।
ये एजेंट गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे और गांव का प्रधान इन किसानों को और एक बार ऋण लेने के बाद किसान अफीम बोने से मुकर नहीं सकते थे। इस व्यवस्था के तहत किसानों को एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम बोना पड़ता था और अफीम की फसल एजेंटों द्वारा काटी जाती थी। और इसके बाद एक बार जब फसल उग जाती थी तो इस पर किसान का कोई हक नहीं रह जाता था और वह इस जमीन पर कोई दूसरी फसल भी नहीं उगा सकते थे। साथ ही उन्हें इस फसल को कहीं और बेचने की भी आज़ादी नहीं थी और फसल के दाम भी एजेंटों द्वारा ही तय किए जाते थे, जो कि हमेशा बहुत कम होते थे। अफीम की खेती से होने वाली आय का मतलब है कि अफीम के दाम बढ़ाने से दूर की जा सकती थी, लेकिन इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। वह खुद इस बात के पक्ष में ठीक ही अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए और कोलकाता के अफीम एजेंटों को ये ऊंचे दाम पर बेची जाए। कोलकाता स्थित है एजेंट इस अफीम को चीन बेचने की व्यवस्था करते थे। अफीम के इस क्रय और विक्रय का अंतर सरकार के खाते में जाता था, जो कि सरकार का राजस्व होता था। अफीम पैदा करने वाले किसानों को इतना कम मूल्य दिया जाता था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत आते आते किसान बेहतर दाम की मांग करने लगे थे और अफीम बोने से इनकार करने लगे थे। बनारस के आसपास के क्षेत्र में अफीम पैदा करने वाले किसानों ने तंग आकर अफीम की खेती ही बंद कर दी थी। इसके बदले उन्होंने और आलू की खेती शुरू कर दी। बहुत सारे किसानों ने अपनी फसलों को घुमंतू व्यापारियों पैकारों को बेच दिया था, जो कि किसानों को बेहतर दाम देते थे। 1773 तक सरकार ने अपने व्यापार पर आधिपत्य जमा लिया। सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता था। 1830 के दशक में सरकार ने पाया कि उनके क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा था, जबकि भारत और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन स्थानीय व्यापारी किसानों को बेहतर मूल्य देता था। 1830 के दशक में व्यापारी दल बल के साथ व्यापार किया करते थे, जो कि अंग्रेजों की लिस्ट में अवैध था। वह इससे तस्करी मानते थे और इस पर रोक लगाना चाहते थे। सरकारी अफीम पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने रियासतों में तैनात अपने एजेंटों को इन व्यापारियों की अफीम जब्त करने और फसलों को नष्ट करने के आदेश दिए। जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानीय व्यापारियों के बीच टकराव चलता रहा, लेकिन इससे हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि औपनिवेशिक भारत में सभी किसानों की हालत अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी ही थी। अब हम इस पाठ से जुड़े कुछ प्रमुख प्रश्न देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर जानें। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।